नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन करूंगा कि इस डिप में आपको बाइंग करनी है या नहीं। एक आर्टिकल आया था लाइव मिंट पे, अन्य वेबसाइट्स पे भी आया है। इसी कारण सवाल भी कुछ लोगों ने पूछा है। कुछ लोगों ने सवाल ये दागा कि सर, इस वाली डिप में बाइंग करने के लिए कुछ लोग मना कर रहे हैं, कुछ बड़े लोग भी मना कर रहे हैं, तो क्या सच में हमको अवॉइड कर देना चाहिए यहाँ पर बाइंग? जो लोग कैश रख करके बैठे थे, मेरे कहने पर मैंने उनको पहले ही सलाह दी है कि अब आपको पैसा यहाँ पर डालना चाहिए। ये एक एंगल की बात है। दूसरा एंगल, बहुत जगहों पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इस डिप में आप बाइंग ना करो। ठीक है, तो ज़रा सा हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि निखिल कामत जी ये बात क्यों बोल रहे हैं और इनके अलावा भी कुछ लोग ये क्यों कह रहे हैं कि इस गिरावट में आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। यहाँ पर आप पूरा आर्टिकल लाइव मिनट के हवाले से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप इसको जा करके पढ़ भी सकते हो। आर्टिकल में कुछ बातें कही गई हैं, मैं अपनी बातें कुछ कहूँगा आपसे कि इस डिप में अगर आपको बाइंग नहीं करना है तो उसके पीछे आप क्या तर्क दे सकते हो, क्या कारण हो सकता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर मुझे इस डिप में बाइंग नहीं करनी है और उसके पीछे का कोई रीज़न ढूंढ के लाना है, तो वही रीज़न होगा जो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस मार्केट में हर चीज़ का जस्टिफिकेशन आपको दिया जा सकता है। आज निफ्टी 20,000 पे खड़ी होती तो लोग आपको आकर के एक्सप्लेन कर देते कि निफ्टी 20,000 पे क्यों है और क्यों इसका जस्टिफिकेशन लोग दे देते। आज निफ्टी 10,000 पे खड़ी होती, उसका भी जस्टिफिकेशन आपको दे दिया जाता कि कोरोना आया, ऐसी तैसी करके चला गया। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है और हर चीज़ का जवाब मार्केट आपको देने के लिए मजबूर करेगी। एक्सपर्ट्स का मतलब ही यही होता है, एक्सपर्ट का मतलब ही यही होता है कि वो हर चीज़ को आकर के जस्टिफाई कर दें। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होता है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, खुद का दिमाग लगाइए, खुद पढ़ाई कीजिए, खुद चीज़ों को समझिए। और यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार बोलता हूँ, हर वीकेंड की स्टार्टिंग में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीकेंड है, कुछ सीखने समझने की कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं, उससे भी पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं। झुनझुना बजाने वाले भाई साहब ने बोला था कि देखो, किसी का सम्मान होता है तो उसके कर्मों से होता है। ठीक है, किसी के पास पैसा है तो इसका ये मतलब नहीं हम उसके सामने झुक जाएंगे या हम उसका खुलेआम सम्मान करने लगे। आई होप आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। थोड़ा सा चीज़ों को समझा कीजिए और रेशनल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है आपको। मैं 500 रुपये अगर दिन का कमाता हूँ ना, तो अपने आत्मसम्मान से जी सकता हूँ इस देश में। इस एंगल से सोचा कीजिए, किसी के सामने झुक नहीं जाया जाता, किसी के सामने सरेंडर नहीं कर दिया जाता ऐसे ही। हाँ, या तो बहुत ऊंची चीज़ दिख जाए तब सरेंडर किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 16,500 से नीचे बाजार नहीं गिरेगी, ऐसा कुछ लोग झुंझुना बजा करके बोल रहे थे। गिर गई, 16,250 पे खड़ी है। ठीक, अब यहाँ पर खड़ी है, उसका कारण बाजार ढूंढ करके लाई कि रूस यूक्रेन में युद्ध हो गया। तो हम क्यों गिर गए? हम कहेंगे कि हम ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड हैं इसलिए गिर गए। बिल्कुल, जस्टिफिकेशन दे सकते हो, दे सकते हो। अभी क्या यहाँ से और गिर सकते हैं? जी हाँ, युद्ध बढ़ गया, हम गिरेंगे। अब टेक्निकल चार्ट्स पे क्या हमको इशारा कहीं मिल रहा था कि हम और गिरेंगे या नहीं, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है, आपको मैंने इस इंडिकेटर के बारे में कई वीडियोस दी हुई हैं और काफ़ी कुछ आपको समझाया है। आई होप आप उसको देखते होंगे, इंडिकेटर को लगा करके कि कैसे चीज़ें सिचुएशन बन रही मार्केट में। और जब यहाँ पर ये गिरावट आई थी, जब यहाँ पर गिरावट आना चालू हुई थी, वहीं पर आपके लिए एक अंदेशा था। ठीक है, चीज़ों को समझने का। यहाँ पर बाजार ने जो डबल टॉप बनाने की कोशिश की, वो भी आपके लिए एक अंदेशा था। आप टेक्निकली एग्जिट कर सकते थे अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में अंतर होता है। और ये मैं बहुत मतलब इंटेंसिटी के साथ आपको बता देना चाहता हूँ दोस्त, कि अगर आप इन दोनों में अंतर नहीं कर पाए तो आज, कल, परसों, 5 साल बाद, 10 साल बाद मार्केट के पास कोई रहम नहीं है। वो आपसे पूरा पैसा छीनेगी अगर आपने इन दोनों में अंतर नहीं किया तो। दोनों को ही स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना होता है, लेकिन दोनों का जो तरीका होता है डील करने का, स्टॉक्स को, दोनों का जो तरीका होता है बाइंग और सेलिंग करने का, वो बिल्कुल अलग होता है। और वो आपको अपने लेवल पे सीखना होगा, धीरे धीरे से ही, लेकिन सीखते रहिए। अब थोड़ा सा मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है, मैं उसको लगाना चाहूँगा और वहाँ से देखूँगा, आपको दिखाऊँगा भी कि कैसे आप वहाँ से जो है सलाह ले सकते थे। मूविंग एवरेज कैसे आपको बता देता। तो मैं 4 मूविंग एवरेज यहाँ पर लगाऊंगा। पहला जो 9 दिन का मूविंग एवरेज है, इसको हम सिंपल रहने देते हैं। अगला वाला जो मूविंग एवरेज है, इसको हम 50 दिन का करेंगे, क्योंकि 50 MA पे, 50 डेमा पे, ठीक है, मैं सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ। आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी ले सकते हो। ठीक है, DEMA की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली लगा सकते हो। ठीक है, 2 हो गए, एक मैं 100 लगा लेता हूँ। ठीक, 100 लगा लेता हूँ। वाह, ये कौन सा 100 आ गया? चलिए, 100 मूविंग एवरेज आ गया। और एक मैं 200 मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। 200 ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। और आप देखेंगे बाजार जो है डेली कैंडल्स पे इन सभी मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर चुकी है।
इसका मतलब क्या है कि टेक्निकली बाजार कमज़ोर हो चुकी है और जिनको शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी स्टॉक खरीदना है, शॉर्ट टर्म का मतलब 2 से 3-6 महीने के लिए, उनके लिए इस वक्त बाजार में बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाशना बिल्कुल रिस्क लेने जैसा होगा। तुक्का भिड़ जाए, लेकिन अगर आप टेक्निकली चीज़ों को समझ करके लेना चाहते हो, कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए तो नहीं है। अब मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो दी है, वहाँ पर इन्वेस्टर के लिए आपको स्टॉक्स भी बताएं, खरीदने की सलाह भी दी है। तो वो मैंने क्यों कहा, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारे स्टॉक्स सही रेट पर अवेलेबल हैं। हिस्टोरिकल डेटा मैं देखता हूँ, हिस्टोरिकली आप जाकर के देखो, हिस्टोरिकली प्राइस कितने प्राइस मल्टीपल पे रहा है, क्या क्या चीज़ें नहीं झेले हैं इंडियन स्टॉक्स, और उसके बाद भी वो बढ़िया आपको रिटर्न अगर देते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो हर चीज़ से खुद को उबार करके बाहर लाने में सक्षम है, मतलब कि वो क्वालिटी स्टॉक्स हैं। तो उन पे आपका फोकस होना चाहिए। फंडामेंटली अगर आपका टाइम होराइजन 3 से 5 साल का है तो आप अच्छे स्टॉक्स को सही करेक्शन होने का इंतजार किया कीजिए और वहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको तलाशनी है। टेक्निकल चार्ट्स पे बिल्कुल कमजोरी है और मैं उससे आपको बिल्कुल मना नहीं करना चाहता। ये हो गई डेली कैंडल्स की बात। जरा सा मैं वीकली कैंडल भी आपको लगा करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वीकली कैंडल पे जो है 50 मूविंग एवरेज अभी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। मैं 1 मिनट इसको आपको दिखा देता हूँ। ठीक, ये 50 मूविंग एवरेज कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, मतलब कि टूटा है, और इसको क्लेम करना बाजार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीकली कैंडल पे ये आपका 16,500 के आसपास आ रहा है और मैंने आपसे कहा भी था कि 16,500 के आसपास बाजार मजबूत रहेगी, मतलब वहाँ पर बाजार के लिए बड़ा सपोर्ट है। इसी लाइन को देख करके कहा था और कुछ नहीं। थोड़ा सा आप सबको भी हिंट लेते रहना चाहिए। अब 100 और 200 मूविंग एवरेज की लाइन दूर है और इसी कारण मैं आपसे कहूँगा कि अगर बाजार इसको क्लेम नहीं करती है, बाजार में एक बड़ा डाउनसाइड रिस्क खुलेगा अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेजेस। लेकिन अगर आप डेली कैंडल पे जाकर के देखोगे तो हमारे पास जस्ट थोड़ा सा नीचे, मैं अभी सारे एवरेजेस को हटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, यानी कि ये जो जोन है 15,900 से और 15,400 के बीच में, ठीक है, मतलब ये जो 500 पॉइंट की जोन है ये बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में यहाँ से काम करेगी, प्लस ये एक एक्यूमुलेशन जोन हमें बन करके मिलेगा। तो बाजार के लिए टेक्निकली सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर सकता इन्वेस्टिंग के लिए, खरीदारी के लिए, क्योंकि आप आर्टिकल पढ़ करके हमसे अगर सवाल पूछोगे, सर ये लोग मना कर रहे हैं, आप बोल रहे हो खरीदो, तो कॉन्ट्राडिक्शन अगर हो रहा है तो हम किसके साथ जाएं। मैं कहता हूं दोस्त, आप अपनी सलाह लीजिए खुद से, आपका दिल क्या कह रहा है। हिस्टोरिकल प्राइजेस पे अगर आप बिलीव करते हो तो मेरी बात मानिए, अगर आप टेक्निकली चीज़ों को सिर्फ टेक्निकली देखना चाहते हो तो आप अन्य लोगों को मानिए। देखिए, गलत कोई भी हो सकता है, झुंझुना बजाने वाले लोग इतना पैसा होने के बाद भी गलत होने के लिए तैयार हैं, तो हम भी बिल्कुल तैयार रहेंगे। इसीलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। आपका पैसा है, रिस्क आपका होगा, तो उसको आपको समझना है। पर्सनल लेवल पे मैंने आपको पहले ही बताया है, 20-30 का रूल मेरे लिए चमत्कारी है। 20-30-50 फाइनेंस में इस रूल का बहुत योगदान है और बहुत जगहों पर ये रूल आपके लिए काम करता है। स्टॉक मार्केट में मैंने ये रूल आपको समझाया, उसके लिए वीडियो अवेलेबल है, जाकर के देखिएगा। मैं जिस कैश पे ऐश करने की बात कर रहा था, अगर वो कैश आपके पास अवेलेबल है तो इस डिप में आपको बाइंग ज़रूर करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल लेवल का कन्विक्शन है। स्टॉक स्पेसिफिक मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक्स पे बुलिश हूँ, मैंने आपको कुछ स्टॉक्स बताए भी हैं। स्टॉक मार्केट में मैं गलत होने के लिए हमेशा तैयार होता हूँ, लेकिन याद रखना, जो आपके पास अच्छी कंपनियाँ हैं ना, वो आपसे सिर्फ समय मांगेंगी। किस समय आपने खरीदा था वो बहुत कम वैल्यू का रह जाएगा। अगर आपने उनको सच में अच्छा समय दे दिया अपने पोर्टफोलियो में ग्रो करने के लिए, वो आपको माइंड ब्लोइंग रिजल्ट, माइंड ब्लोइंग रिटर्न ला करके देने के लिए तैयार हैं। तो क्या इस डिप में बाइंग करें? टेक्निकली अब बिग नो। फंडामेंटली आपको अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए, लेकिन अगर आप मेरे एंगल से देखोगे तो मैं टेक्निकली भी छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करूंगा, ओवरनाइट पोजीशन अवॉइड करूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक मैं बुलिश हूँ और बुलिश रहूँगा। इंडिया पे बुलिश हूँ तो स्टॉक्स पे भी रहूँगा, और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग की, मैं बिल्कुल बाइंग करके आगे बढ़ूँगा। जो भी कैश मैंने होल्ड किया है, जो भी अर्निंग आती है, उसका कुछ पार्ट कैश में मैं रखने के लिए बोलता हूँ, उसका यूज इक्विटी इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए। ये मैं आपको अभी जाते जाते सलाह दे रहा हूँ। बाकी आपकी अपनी पर्सनल थिंकिंग हो सकती है। इससे पहले वाली वीडियो जो पोर्टफोलियो वाली है ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना। अभी भी कन्फ्यूज़न है तो ज़रा सा पूछ लेना कि मैं अन्य वीडियोज़ भी आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स वाली वीडियो आपको मिलेगी कल। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।